नमस्कार साथियों, मैं महावीर सिंह जीबी यथार्थ एकेडमी के डिजिटल मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आधुनिक भारत के इतिहास में अपना चल रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ 1885 में हुआ था और यह 1947 तक भारत की स्वतंत्रता तक चला। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके बाद अपन ने कितने सारे टॉपिक पढ़े। गांधी जी के तीनों प्रथम आंदोलन, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ये सब। इसके बाद खिलाफत आंदोलन, 1919 का अधिनियम, असहयोग आंदोलन, और इसके पहले अपन ने पढ़ा स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना, तो स्वराज पार्टी की संस्थापक कौन थे? CR दास। और इसके सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। अपन ने क्या पढ़ा था? स्वराज पार्टी। थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं इसके पहले वाले टॉपिक का, क्योंकि आज का टॉपिक है साइमन कमीशन और साइमन कमीशन के पहले वाला टॉपिक है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के बारे में मैंने आपको बताया था, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक CR दास। CR दास का पूरा नाम क्या था? चित्तरंजन दास। और स्वराज पार्टी के सचिव कौन थे? स्वराज पार्टी के सचिव मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था? स्वराज पार्टी के जो परिवर्तनवादी नेता थे, इनका उद्देश्य था चुनावों में भाग लेकर अपने भारत के प्रतिनिधियों को सरकार में शामिल करना, और सरकार केंद्रीय विधानमंडल में और प्रांतों के विधानमंडल में जो कानून पास करती है, ऐसे कानूनों का विरोध करना जो भारत की जनता के हित में न हो, और सरकार के गलत कानूनों को जनता तक पहुंचाना, जिससे भारत की जनता में अंग्रेज विरोधी भावना या राष्ट्रीय चेतना की भावना जागृत हो। तो स्वराज पार्टी के आगे आपका टॉपिक है साथियों, आज का टॉपिक है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब बनाया गया था? साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी 8 नवंबर 1927। साइमन कमीशन की स्थापना हुई है 8 नवंबर 1927। सीधे सीधे तारीख पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। साइमन कमीशन जैसा कि 1927 में बनाया गया, अगर 1927 की बात करें तो जैसे पूछ लेता है भाई 1927 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो 1927 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन। भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन। ये लॉर्ड इरविन कब से कब तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था? 1926 से 1931 तक भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल रहा। इस समय भारत सचिव कौन था? भारत का भारत सचिव
भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड। भारत का भारत सचिव कौन था? लॉर्ड बर्किनहेड। भारत सचिव या भारत राज्य सचिव। इस समय की बात करें तो ब्रिटिश सम्राट कौन था? ब्रिटिश सम्राट था जॉर्ज पंचम। ब्रिटिश सम्राट था जॉर्ज पंचम। और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटिश पीएम। ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था? स्टैनली बेल्डविन। तो साथियों, जैसे साइमन कमीशन की स्थापना के समय कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो भाई 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना के समय ब्रिटेन का सम्राट कौन था? जॉर्ज पंचम। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? स्टैनली बेल्डविन। भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन। 1926 से 1931 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। और भारत का भारत सचिव कौन था? लॉर्ड बर्किनहेड। ये भारत सचिव, ब्रिटिश सम्राट और पीएम, ये सब ब्रिटेन में रहते थे, लंदन में रहते थे। गवर्नर जनरल या वायसराय ये भारत में रहता था। तो ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन बना करके भेजा था। ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन बना करके भेजा। तो साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई है? 8 नवंबर 1927 को। तो सबसे पहले बात करें कि साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था, ये क्यों बनाकर भेजा भारत ने। इसके पहले भी अंग्रेजों ने 1919 का अधिनियम बनाया था, 1909, इस तरह से बहुत सारे अधिनियम बनाए थे। तो ये भी एक तरह से आयोग था, यहाँ पर समीक्षा करने के लिए आया था, यहाँ पर जांच करने के लिए से भेजा था। किसकी जांच करने के लिए से भेजा था? 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन को भेजा गया था। तो साइमन कमीशन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए साइमन कमीशन का उद्देश्य साइमन कमीशन का उद्देश्य 1919 के अधिनियम के अधिनियम की समीक्षा करना था। तो साथियों, किसने बनाया? ब्रिटिश सरकार ने बनाकर भेजा। साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या है? 1919 के अधिनियम की समीक्षा करना। भाई 1919 के अधिनियम में 1919 के अधिनियम का एक अन्य नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू कौन था? भारत सचिव। चेम्सफोर्ड कौन था? भारत का गवर्नर जनरल। तो 1919 के अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के लिए जो प्रस्ताव लागू किए थे, उन प्रस्तावों की जांच करने के लिए, समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन बनाया गया था।
तो केवल आपको इतना ध्यान रखना है, साइमन कमीशन का उद्देश्य 1919 के अधिनियम की जांच करना या समीक्षा करना कि भाई 1919 के अधिनियम में जो प्रस्ताव भारत में लागू किए गए थे वो कितने सफल हुए हैं या कितने असफल हुए हैं, इस बात की जांच करने के लिए ये कमीशन भारत भेजा गया था। अब इस कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? कुल सदस्य कुल सदस्य 7 थे। इसमें टोटल सदस्य कितने थे? 7। अब 7 कैसे कैसे थे? इसमें अपन ऐसे कर सकते हैं 1 + 6। एक तो इसका अध्यक्ष था और इसमें 6 क्या है? सदस्य। तो इसका अध्यक्ष कौन था? साइमन कमीशन का अध्यक्ष साइमन कमीशन का अध्यक्ष सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन है? सर जॉन साइमन। अब टोटल सदस्य कितने हैं इसमें? 7। इसमें एक अध्यक्ष है, सर जॉन साइमन इसका अध्यक्ष है, और 6 इसमें सदस्य हैं। अगर टोटल पूछ लेता है, टोटल कितने सदस्य थे? 7 थे। लेकिन 1 + 6, एक इसका अध्यक्ष है सर जॉन साइमन और 6 इसमें सदस्य हैं, ऐसे भी आ सकता है। तो अधिकतर इसमें या तो पूछा जाता है भाई साइमन कमीशन में टोटल कितने सदस्य थे? 7, या फिर इसका अध्यक्ष कौन था? सर जॉन साइमन। अब ये जो कमीशन था, जो 7 लोग हैं, ये सातों के सातों अंग्रेज हैं। इसीलिए देखो, साइमन कमीशन में जो 7 सदस्य हैं, सातों के सातों अंग्रेज हैं। ये सभी 7 ब्रिटिश संसद के सदस्य थे, सभी 7 अंग्रेज थे। इसीलिए भारत की जनता ने और कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। भाई ये जब पूरे के पूरे अंग्रेज हैं तो भारत की जनता का क्या भला करेंगे, क्या हित करेंगे? तो साइमन कमीशन के विरोध का कारण क्या था? भारतीयों द्वारा विरोध। भारतीयों द्वारा इसका विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि साइमन कमीशन में सभी 7 सदस्य, सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। इसमें एक भी भारतीय सदस्य ना होने के कारण, इसमें एक भी भारतीय सदस्य ना होने के कारण कांग्रेस ने और भारतीय जनता ने इसका विरोध किया था। इसका विरोध किया था। तो साथियों, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई साइमन कमीशन का विरोध भारतीयों ने क्यों किया था?
क्योंकि इसमें जो सभी 7 सदस्य थे, सभी 7 सदस्य क्या थे? सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस कारण से भारतीय जनता ने इसका विरोध किया था, इसीलिए भारतीय जनता ने इसका विरोध किया था। अच्छा, अगर बात करें कि भाई ब्रिटिश सरकार ने 7 सदस्य ही क्यों बनाए थे, ज्यादा क्यों नहीं बनाए थे या फिर कम क्यों नहीं बनाए थे, तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा था भाई जैसे 7 सदस्य हैं, अगर इन 7 सदस्यों में भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा तो कमीशन में सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि भारत में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, यूनियनिस्ट पार्टी है, कृषक प्रजा पार्टी है, बी.आर. अम्बेडकर का अछूत फेडरेशन है, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। अगर प्रत्येक पार्टी से एक एक सदस्य को लिया जाएगा तो इसमें सदस्यों की संख्या अधिक हो जाएगी। इस कारण से इसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन अंग्रेजों की तो भाई चाल थी, वोट डालो और राज्य करो। भाई भारतीयों को वो शामिल नहीं करना चाहते थे। चलो इससे पहले की बात करें, जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग के हत्याकांड में कितने 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। तब जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी, हंटर कमेटी। लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में क्या बनाई थी? हंटर कमेटी बनाई थी। अब हंटर कमेटी में टोटल 8 सदस्य थे। लॉर्ड हंटर इसका अध्यक्ष था। अध्यक्ष के अतिरिक्त इसमें 7 सदस्य और थे। अब 7 सदस्यों में 4 भारतीय थे, 4 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। तो हंटर कमेटी में 5 अंग्रेज और 3 भारतीय, 8 टोटल कितने? 8 में से 5 क्या है? अंग्रेज और 3 क्या है? भारतीय। 3 भारतीय कौन कौन से थे? जगत नारायण, सुल्तान अहमद और चिमनलाल सीतलवाड़, ये 3 भारतीय थे। चलो 3 भारतीय थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी में 3 भारतीय थे, फिर भी भारतीय लोगों की बात नहीं मानी गई थी। फिर भी हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी वो गलत आई थी। हंटर कमेटी की रिपोर्ट गलत आई थी। हंटर कमेटी की रिपोर्ट ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने मृतक व्यक्ति बताए थे? 379 व्यक्ति, 379 व्यक्ति बताए थे। वास्तव में कितने मारे गए थे? 1000 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे। तो भाई अंग्रेज तो वैसे भी नहीं चाहते थे भाई भारतीयों को इसमें शामिल किया जाए, लेकिन भारतीयों को शांत करने के लिए उन्होंने क्या कह दिया? भाई भारतीयों, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं भारत में, अगर प्रत्येक पार्टी से एक एक सदस्य को लिया जाएगा तो सदस्यों की संख्या अधिक हो जाएगी। अगर कुछ पार्टियों के सदस्य ले लिए, कुछ के नहीं लिए, जिनके सदस्य नहीं लिए हैं वो पार्टियां भाई इसका विरोध भी तो करेंगी। तो ये बात कहकर के अंग्रेजों ने भारतीयों की इस बात को टाल दिया था। तो अपन आगे कह सकते हैं कि इसमें कमीशन में भारतीयों को इसलिए शामिल नहीं किया गया था कमीशन में भारतीयों को इसलिए शामिल नहीं किया गया था क्योंकि भारत में कई राजनीतिक दल थे। कई राजनीतिक दल थे। यदि प्रत्येक दल से एक
एक सदस्य लिया गया तो सदस्यों की संख्या अधिक हो जाएगी। तो सदस्यों की संख्या अधिक हो जाएगी, इसीलिए इसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। बस ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को शांत करने वाली बात थी। भाई बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, एक एक से लिया जाएगा तो सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो सदस्यों की संख्या अधिक हो जाएगी। तो भारतीयों के विरोध का कारण क्या था? भाई इसमें सभी 7 अंग्रेज थे, इसीलिए भारत के लोगों ने, कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। लेकिन साथियों कुछ पार्टियां थी जिन्होंने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। तो ये तो चलो विरोध वाली बात हुई कि साइमन कमीशन का विरोध भारत की जनता ने क्यों किया था। केवल इतना याद रखना है, क्योंकि इसमें सभी 7 अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं था। लेकिन साइमन कमीशन का किस किसने समर्थन किया था? अब किस किसने समर्थन किया था साइमन कमीशन का समर्थन? कुछ राजनीतिक दल ऐसे थे जिन्होंने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। जैसे चलो अपन बात करें, मद्रास में एक पार्टी थी, मद्रास की जस्टिस पार्टी, मद्रास की जस्टिस पार्टी, इसने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी ने समर्थन किया था सेंट्रल सिख संघ, इसने भी इसका समर्थन किया था। अच्छा देखो, मुस्लिम लीग की बात करें, मुस्लिम लीग इस समय साइमन कमीशन के संदर्भ में 2 भागों में बट गई थी। जो एक भाग था मोहम्मद शफी के नेतृत्व वाला मुस्लिम लीग का जो गुट था, उसने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। तो आगे मुस्लिम लीग के मोहम्मद शफी वाले गुट ने समर्थन, तो आपको ध्यान रखना है, मुस्लिम लीग का जो मोहम्मद शफी वाला जो ग्रुप था, जो गुट था, उसने साइमन कमीशन का समर्थन किया है। और आगे अछूत फेडरेशन, तो साथियों इन्होंने साइमन कमीशन का समर्थन किया है। आपको ध्यान रखना है, बहुत गहरा क्वेश्चन पूछेगा। भाई विरोध वाली बात तो आप लगभग सब जानते हो। भाई साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? क्योंकि इसमें सभी 7 अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं था। लेकिन समर्थन वाली बात पूछ लेता है। भाई कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने साइमन कमीशन का समर्थन भी किया था। तो मद्रास की कौन सी पार्टी है? जस्टिस पार्टी। पंजाब की कौन सी पार्टी है? यूनियनिस्ट पार्टी। सेंट्रल
सिख संघ, सिखों ने भी भाई समर्थन किया। आपको मालूम होना चाहिए 1919 के अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने सिखों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल बनाई थी, मतलब सिखों को भी रिजर्वेशन दे दिया था। इसीलिए सिखों ने अंग्रेजों का सहयोग किया है यहाँ पर। अब मुस्लिम लीग का वह गुट जिसका नेतृत्व मोहम्मद शफी कर रहा था, उसने भी समर्थन किया है। हम दूसरा गुट कौन सा था? मोहम्मद अली जिन्ना वाला था, और ये अछूत फेडरेशन। तो इन्होंने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। तो अब बात करते हैं, ये साइमन कमीशन भारत में आया कब था, भारत में किस तारीख को आया था और किस वर्ष आया था? 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन बंबई आया था। ये 7 लोग थे। सबसे पहले कहां पर आए? 3 फरवरी 1928 को कहां पर आए? बंबई में आए। अब बंबई में गांधी जी के नेतृत्व में पहले से ही तैयार थे, भाई इसका विरोध करना है, जबरदस्त विरोध करना है। साइमन कमीशन का विरोध किया गया और साइमन कमीशन को काले झंडे दिखाए गए। काले झंडे दिखाए गए। और कौन से नारे लगाए गए थे? साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। साइमन वापस जाओ। तो यहां पर साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे। अब साइमन कमीशन का कितना जबरदस्त विरोध हो रहा है, साइमन कमीशन का जबरदस्त विरोध किया गया। अब साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए कांग्रेस ने अपना एक प्रस्ताव पारित किया था। देखो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1885 से लेकर के कांग्रेस का अधिवेशन प्रति वर्ष होता था। वार्षिक अधिवेशन दिसंबर के महीने में ही होता था, लेकिन हाँ 1-2 वर्ष अधिवेशन नहीं हुआ था, जैसा कि 1930 में और 1935 में लगभग प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होता था। तो साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए कांग्रेस ने 1927 में अपना जो अधिवेशन किया था, कहां पर किया था? मद्रास में किया था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? M.A. अंसारी, मुख्तार अहमद अंसारी 1927 में मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो आगे 1927 में कांग्रेस ने अपने मद्रास अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? M.A. अंसारी। जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने की थी।
इस अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का प्रस्ताव पारित किया था। तो साथियों आपको ध्यान रखना है 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ है? मद्रास में हुआ है। कहां पर हुआ है अधिवेशन? मद्रास में। अधिवेशन मद्रास में हुआ है और इसके अध्यक्ष कौन है? M.A. अंसारी, मुख्तार अहमद अंसारी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और इसी अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का प्रस्ताव पारित हुआ था। विरोध करने का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो जबरदस्त इसका विरोध हो रहा था। तो यह कमीशन 3 फरवरी 1927 को जब पहली बार बंबई में आया तो इसका विरोध किया गया। काले झंडे दिखाए गए, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। अच्छा, साइमन कमीशन का विरोध भारत के किस राज्य में और किस शहर में सर्वाधिक हुआ था? जैसा कि देखो, इसके पहले सरकार ने 17 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास किया था। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों को समाप्त करना। तो रॉलेट एक्ट का विरोध भी सबसे ज्यादा कहां पर हुआ था? पंजाब में हुआ था। पंजाब के किस शहर में हुआ था? अमृतसर में हुआ था। इसी प्रकार से साइमन कमीशन का विरोध भी पंजाब में ही सबसे ज्यादा हुआ था। और पंजाब में किस शहर में हुआ था? लाहौर में हुआ था। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करने वाले मुख्य नेता कौन थे? लाला लाजपत राय। देखो, लाला लाजपत राय आंदोलनकारियों को लेकर के जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो लाहौर का पुलिस अधिकारी था सैंडर्स। सैंडर्स ने लाला लाजपत राय पर जबरदस्त लाठियां चलवाई थी। इसीलिए लाला लाजपत राय के सिर में गंभीर चोट आई थी। और ये 30 अक्टूबर 1928 की घटना थी। लाला लाजपत राय पर जो लाठियां चली थी, इसी कारण गंभीर चोट के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस तारीख को हुई थी? 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी गंभीर चोट के कारण। तो आगे साइमन कमीशन का विरोध सर्वाधिक कहां पर हुआ? पंजाब में। सर्वाधिक विरोध पंजाब में, लाहौर में, किसके नेतृत्व में किया गया है? लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किया गया। के नेतृत्व में सर्वाधिक विरोध कहां पर हुआ है? पंजाब में हुआ है। किस शहर में हुआ है? लाहौर में हुआ है। लाहौर में नेतृत्वकर्ता कौन है? लाला लाजपत राय। जब लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया तो यहां का पुलिस अधिकारी कौन था? सैंडर्स। अतः
लाहौर के पुलिस अधिकारी लाहौर के पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई थी। जबरदस्त लाठियां चलवाई। इस कारण लाला लाजपत राय गंभीर चोट के कारण उनकी मृत्यु, लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई है? 17 नवंबर 1928। साथियों ध्यान रखना, लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुई। लेकिन लाला लाजपत राय पर जो लाठियां चलवाई गई वो किस तारीख की घटना है? 30 अक्टूबर 1928 को। सैंडर्स ने लाला लाजपत राय पर जो लाठियां चलवाई थी वो घटना किस तारीख की है? 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए, सिर में गंभीर चोट आई थी। इस कारण गंभीर चोट के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई है? 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। लेकिन देखो, मृत्यु से पहले लाला लाजपत राय ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने क्या कहा था? मेरे सिर पर पड़ा लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। तो लाला लाजपत राय ने अपनी मृत्यु से पहले क्या कहा था? लाला लाजपत राय ने अपनी मृत्यु से पहले कहा था मेरे शरीर पर पड़ा लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत में ब्रिटिश सरकार के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। साथियों बहुत अच्छी लाइन है, पूछ सकता है। मृत्यु से पहले उन्होंने क्या कहा है? मेरे शरीर पर पड़ा लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। देखो, हो सकता है उनको महसूस हो गया हो भाई चोट इतनी गंभीर है, अब बचना बहुत मुश्किल है। भाई अंग्रेजों, आप कुछ भी कर लो, आपको भारत छोड़कर तो जाना ही पड़ेगा।
आपको भारत छोड़कर तो जाना ही पड़ेगा। पंजाब के क्रांतिकारी थे भगत सिंह। भगत सिंह को मालूम पड़ा, भाई भगत सिंह के मन में तो शरीर में आग भड़क रही थी, भाई लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। भगत सिंह जी शांत नहीं बैठे, कसम खा ली, भाई सैंडर्स तुझे तो मैं उड़ा दूंगा। भाई सैंडर्स, तो सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। ठीक एक महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने लाहौर में सैंडर्स की हत्या कर दी थी। तो आगे 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने लाहौर में सैंडर्स की हत्या कर दी थी। तो साथियों, लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई है? 17 नवंबर 1928 को। अब सैंडर्स को किस तारीख को मारा है? ठीक एक महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने कहां पर मारा है? लाहौर में। सैंडर्स की हत्या कर दी। भाई सैंडर्स, अब तू नहीं बच पाएगा। देखो, इस केस को नाम दिया गया था लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस। इसी केस को लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। केस का नाम क्या पड़ गया? लाहौर षड्यंत्र केस। क्योंकि भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या किस तारीख को की? 17 दिसंबर 1928। तो लाला लाजपत राय पर लाठियां कब चली? 30 अक्टूबर 1928 को। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई? 17 नवंबर 1928। भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कब की? ठीक एक महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को। तो देखो, आप देख सकते हो साथियों कि साइमन कमीशन का भारत के लोगों ने किस प्रकार विरोध किया था। जब ये विरोध की भावना थी ब्रिटिश सरकार तक पहुंची, तो भारत सचिव ने भारतीयों को एक चुनौती दी थी। भाई ठीक है, हम कोई भी कमीशन बनाकर भेजते हैं, आप सब उसका विरोध करते हो। अच्छा, आप ऐसा करो, भारतीयों को चुनौती दी, भाई आप ऐसा करो, आप कोई अपना ऐसा कानून बनाओ जो आप सभी भारतीयों को मान्य हो। भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सभी राजनीतिक दलों को आपका कानून स्वीकार हो, मान्य हो। आप ऐसा कानून बनाकर हमें दिखाओ, तब हम आपको चलो देख लेंगे, भाई आपका कानून है और आप सबको मान्य है। तो जो विरोध की भावना को देखा ना ब्रिटिश सरकार ने, तो भारत सचिव कौन है? लॉर्ड बर्किनहेड। लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों को क्या चुनौती दी है? भाई आप हमारे प्रत्येक कानून का विरोध करते हो, अच्छा आप ऐसा करो, आप एक ऐसा कानून बनाओ, आप अपना एक ऐसा संविधान बनाओ जो आप सब भारतीयों को मान्य हो। इसी बात को लेकर भारत सचिव की इस चुनौती को स्वीकार करके कांग्रेस के नेताओं ने नेहरू रिपोर्ट का निर्माण किया था। कांग्रेस के नेताओं ने नेहरू रिपोर्ट का निर्माण किया था।
तो आगे विरोध की भावना को देखकर भारतीयों द्वारा विरोध की भावना को देखकर भारत सचिव भारत सचिव कौन है इस समय? लॉर्ड बर्किनहेड। भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी। क्या चुनौती दी? भारतीयों को चुनौती दी कि आप एक ऐसे कानून का निर्माण करें, आप एक ऐसे कानून का निर्माण करें जो आप सभी भारतीयों को मान्य हो। जो आप सभी भारतीयों को मान्य हो। तो भारत सचिव ने भारतीयों को चुनौती दे दी और भारतीयों ने क्या किया है? फिर चुनौती को देखकर कांग्रेस का सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया। उसमें आगे 3 सर्वदलीय सम्मेलन बुलाए गए थे। वो टॉपिक आगे है, नेहरू रिपोर्ट वाला। भारत सचिव की चुनौती को देखकर भारतीयों ने नेहरू रिपोर्ट का निर्माण किया था। तो ये चुनौती दे दी लॉर्ड बर्किनहेड ने, भाई आप एक ऐसे कानून का निर्माण करें जो आप सभी भारतीयों क्या हो, सभी भारतीयों को स्वीकार हो, मान्य हो। भाई ठीक है, हम अपने इस कानून से सहमत हैं। तो साइमन कमीशन भारत में आया, इसका जबरदस्त विरोध किया। विरोध के बावजूद साइमन कमीशन ने यहां पर जांच पड़ताल की। 1919 के अधिनियम द्वारा जो कानून यहां पर लागू किए गए थे उनकी समीक्षा की, और समीक्षा करने के बाद साइमन कमीशन ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो रिपोर्ट में कुछ प्रस्ताव थे। तो आगे साइमन कमीशन के प्रस्ताव। साइमन कमीशन ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। है ना, मई 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी क्या है, रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अब इस रिपोर्ट में साइमन कमीशन ने क्या क्या बातें कही थी? भाई भारत में आगे ऐसा होना चाहिए, इतना कम होना चाहिए या इतना ज्यादा होना चाहिए, कौन कौन सी बातें थी। तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या कहा था? जैसा कि नंबर 1, भारत के लिए
भारत के लिए एक संघीय संविधान, एक संघीय संविधान होना चाहिए। एक संघीय संविधान होना चाहिए, भारतीयों के लिए एक संघीय संविधान होना चाहिए। नंबर दूसरी बात थी प्रांतों का द्वैध शासन समाप्त किया जाए। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था। तो साइमन कमीशन ने क्या कहा है कि भाई प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त किया जाए। प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त किया जाए। प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त किया जाए। भाई प्रांतों का द्वैध शासन ठीक काम नहीं कर रहा है, इससे भारत की जनता में विरोध की भावना है। आगे भारत की दस से 15% जनसंख्या को मताधिकार दिया जाए। देखो मताधिकार, भारत की जनता को जो मतदान का अधिकार है, बहुत कम जनसंख्या को ही मतदान का अधिकार था। लगभग 3% जनता को, इसके पहले लगभग 3% जनता को ही वोट डालने का अधिकार था। लेकिन इसने क्या कहा है भाई ये प्रतिशत बढ़ाया जाए, कम से कम 10 से 15% के बीच में भारत की जनता, इतनी जनता वोटिंग करे, मतदान करे। आगे नंबर 4, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर भारत का गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नर विशेष ध्यान दें। तो यहां पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की भी बात कही गई है। इसमें नंबर 5 था बर्मा को भारत से अलग किया जाए। बर्मा पहले भारत में ही शामिल था, लेकिन 1935 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। नंबर 6 सिंध और उड़ीसा। सिंध और उड़ीसा नए प्रांत बनाए जाए। सिंध और उड़ीसा को नए प्रांत के रूप में स्थापित किया जाए। देखो ये जो पाकिस्तान वाला सिंध है, ये पहले बंबई प्रांत में शामिल था। बंबई उस समय प्रांत था, तो पाकिस्तान वाला सिंध है बंबई प्रांत में शामिल था। इसमें
कमीशन ने क्या कहा है भाई, सिंध को बंबई प्रांत से अलग करके सिंध को एक अलग प्रांत का दर्जा दे दिया जाए। उड़ीसा ये बिहार में शामिल था भाई, बिहार से उड़ीसा को अलग करके इसको भी एक नया प्रांत बना दिया जाए। तो ये प्रस्ताव थे इसमें। तो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट को भारत के एक नेता थे शिव स्वामी अय्यर। शिव स्वामी अय्यर ने साइमन कमीशन की इस रिपोर्ट को क्या नाम दिया था भाई, ये तो रद्दी में फेंकने वाला, रद्दी की टोकरी होती है ना, रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है। इसकी जो रिपोर्ट है रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक रिपोर्ट है भाई, कुछ नहीं, सब बेकार की बात है भाई। अंग्रेज कोई भला नहीं करेंगे, कोई हित नहीं कर सकते। अतः इस कमीशन की रिपोर्ट को शिव स्वामी अय्यर, क्या नाम है, शिव स्वामी अय्यर, क्या नाम दिया है, शिव स्वामी अय्यर ने रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को शिव स्वामी अय्यर, भारत के नेता थे शिव स्वामी अय्यर, इन्होंने क्या नाम दिया है भाई, ये तो रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक रिपोर्ट है, रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक रिपोर्ट है। तो साथियों, साइमन कमीशन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे कैसा भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो, आरएस हो, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, टीचर का फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कोई सा भी एग्जाम हो, अगर मॉडर्न हिस्ट्री से जैसे क्वेश्चन आते तो साइमन कमीशन से अधिकतर क्वेश्चन पूछ लेता है, कैसा भी गहरा क्वेश्चन पूछ ले। जैसा कि साइमन कमीशन किस तारीख को बनाया गया, 8 नवंबर 1927। साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था, 1919 के अधिनियम की समीक्षा करना। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे, 7 1 + 6, एक इसका अध्यक्ष था सर जॉन साइमन और 6 इसमें सदस्य थे, टोटल 7 सदस्य थे। तो आगे साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध क्यों किया, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था, सभी 7 अंग्रेज थे, सभी 7 अंग्रेज थे। अच्छा, अंग्रेजों ने क्या कहा था भाई, इसमें भारतीयों को क्यों शामिल नहीं किया गया था। अंग्रेजों ने कहा भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, अगर प्रत्येक दल से एक एक भारतीय को लिया जाएगा तो इसमें सदस्यों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी, इसीलिए इसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। ये तो अंग्रेजों की एक चाल थी भारतीयों को शांत करने के लिए। तो कमीशन किस तारीख को भारत आया, 3 फरवरी 1928 को कमीशन कहां पहुंचा, बंबई पहुंचा। बंबई में इसका विरोध किया, काले झंडे दिखाए, साइमन गो बैक के नारे लगाए। साइमन कमीशन का सबसे अधिक विरोध किस शहर में हुआ था, पंजाब में। पंजाब के लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया था।
30 अक्टूबर 1928 को लाला जी ने इसका विरोध किया। तो लाला लाजपत राय पर पुलिस अधिकारी कौन था? सैंडर्स। इसने लाठियां चलवाई, वो बुरी तरह घायल हो गए। घायल होने के कारण 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु से पहले उन्होंने क्या कहा था? मेरे शरीर पर पड़ा लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। ठीक 1 महीने बाद पंजाब के क्रांतिकारी भगत सिंह ने 17 दिसंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या कर दी थी। सैंडर्स की हत्या कर दी थी 17 दिसंबर 1928 को। और इस केस का नाम क्या था? लाहौर षड्यंत्र केस। तो साथियों, बहुत अच्छा टॉपिक है, मुझे उम्मीद है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, राधे राधे।